एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। एजू स्टडी मंत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। ठीक है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके बारे में जल्दी से जल्दी हम देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेक्शंस हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपराध की परिभाषा के बारे में। तो स्टीफेन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। कैनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ती दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। ठीक है, ये परिभाषाएं हैं। अपराध के अगर तत्वों की बात करें तो इसके 4 तत्व हैं। पहला है मानव, उसके बाद होता है आपराधिक मना स्थिति, या इसे बोलते हैं दुराशय, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे मैंसरिया। आपराधिक कृत्य जो है तथा तीसरा आपराधिक कृत्य है तथा चौथा जो है ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति होनी चाहिए। तो ये जो होते हैं वो अपराध के आवश्यक तत्व होने चाहिए। ठीक है, तभी वो अपराध कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 1 जो 1 है उसमें क्या कहा गया है। तो संहिता की धारा 1 में उसके प्रवर्तन के विस्तार संबंधी बात कही गई है। भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया। ठीक है, और ये अब संपूर्ण भारत पर लागू है। पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं थी, जम्मू कश्मीर में थी रणवीर दंड संहिता लागू, लेकिन अब ये जो जम्मू कश्मीर जो अभी जो संघराज क्षेत्र बने हैं जम्मू कश्मीर को छोड़ के, तो अब ये संपूर्ण भारत में लागू हो गई है। इसकी जो धारा 2 है उसके अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। ये धारा 2 कहती है। धारा 4 में क्या प्रावधान है? धारा 4 के अनुसार भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर वह चाहे जहाँ भी हों किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। यानी कोई भी व्यक्ति अगर भारत से बाहर भी है, किसी पोत वगैरह या विमान पर है या कहीं भी है, तो इस संहिता से जुड़े हुए जो भी प्रावधान होंगे वो सभी उस पर लागू होंगे। अगला आगे बढ़ते हैं इसमें कि भारतीय दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, अगर किसी भी अपराध को लेकर या किसी चीज़ को लेकर कोई भी स्पेशल एक्ट बना हुआ है तो उस पर ये प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, जैसे महिलाओं से जुड़े हुए कोई अपराध है, उससे जुड़ा हुआ कोई एक्ट बना हुआ है या कुछ भी बना हुआ है तो उस पर ये, या फिर किसी स्थानीय विधि है जैसे अभी जम्मू कश्मीर में थी रणवीर दंड संहिता, तो वहाँ पर इसका प्रभाव नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली धारा देखते हैं। महत्वपूर्ण धारा जो है वो है धारा 34। इसमें सामान्य आश से संबंधित है ये। इस धारा के प्रमुख आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। एक आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया हो। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबसे सामान्य आश्य को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो उसमें अगर 4 लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है जिसने बंदूक चलाई हो वो ही कत्ल का अपराधी होगा। यानी कि वो चारों लोग उसके लिए बराबर अपराधी होंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने बंदूक दी, किसी ने गोली दी और किसी ने गोली चलाई, अगर बंदूक नहीं होती, ठीक है, या गोली नहीं होती तो गोली चलती नहीं और उसकी मृत्यु नहीं होती, तो इसलिए वो समान रूप से अपराधी होंगे। तो इसका सामान्य आश्य जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है। सामान्य आश्य और सामान्य आश्य में अंतर है। सामान्य आश्य और सामान्य आश्य। सामान्य आश्य में पूर्व नियोजित योजना एवं पूर्व सहमति होती है, जबकि समान आश्य में, ठीक है, सिमिलर इंटेंशन में पूर्व नियोजित योजना एवं दिमागों का सम्मिलन नहीं होता है। दोस्तों, मैं ये जो बता रहा हूँ आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और उस चीज़ के लिए नोट करते रहें। वीडियो चाहे आप रोक कर, अगर आपकी स्पीड तेज़ है तो
उसको लिख सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं इसमें आपकी पूरी भारतीय दंड संहिता से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं या जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके बारे में बता दूंगा, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से पढ़ने की। ठीक है, स्पेशली ये यूपीएसआई जैसे एग्जामों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे इसमें है सेक्शन 41, धारा 41 के अनुसार क्या है, विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू हो। ठीक है, वो अभी हम पीछे जिसके बारे में जिक्र किया था, तो ये धारा 41 में प्रावधान किया गया है विशेष विधि का, स्पेशल लॉ। अगला है धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू हो, जैसे जम्मू कश्मीर में लागू थी कौन सी, रणवीर दंड संहिता। अगला देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या दिया गया है, धारा 53, धारा 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास जो 2 प्रकार का है अर्थात कठोर श्रम के साथ कारावास तथा सादा कारावास, चौथा है संपत्ति का सम अपहरण और पांचवा है जुर्माना, जो जुर्माना होता है। ये धारा 53 के अंतर्गत इसमें बताया गया है। ठीक है, कुछ धाराएं बताई गई हैं, जैसे धारा 121 है, 132 है, 194 है, 302 है, 305 है, 307 है, 364 का और 396 में मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान है। इनके बारे में अभी हम आगे जिक्र करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है धारा 97 के अंतर्गत क्या है। तो धारा 97 के अंतर्गत आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा, यानी कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य, यानी कि 20 वर्ष से ज़्यादा आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता है। ये प्रावधान है धारा 57 में। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 जो है वो धारा 76 से 106 तक है। ठीक है, तो धारा जो 76 से 95 तक की जो धाराएं हैं वो क्षमा योग्य बचावों से संबंधित हैं। तो कौन कौन से जो बचाव हैं उनसे संबंधित हैं ये इसमें बताया गया है। तो धारा 76 के अनुसार तथ्य की भूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है, परंतु विधि की भूल बचाव नहीं है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि मुझे इस तथ्य के बारे में पता नहीं है, लेकिन विधि की भूल बचाव का सहारा नहीं ले सकते विधि की भूल से। ये धारा 76 के अनुसार है। धारा 77 में प्रावधान है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। ठीक है, अगर कोई न्यायाधीश कोई भी कार्य करता है तो वो कोई बात अपराध नहीं है। ठीक है, न्यायिकता के कार्य करते हुए। आगे है धारा 78, इसके अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। ठीक है, अगर किसी के लिए कोई मृत्युदंड की बात अगर किसी ने कही है, ठीक है, न्यायालय ने कोई आदेश दिया है कि हाँ उसको मृत्युदंड देना है, तो उसके लिए कोई व्यक्ति अगर वो कार्य करता है, जैसे कोई अगर फांसी देता है, तो वो जल्लाद जो होता है वो उसके लिए उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को उसने हत्या की है पकड़ लेता है। ठीक है, एक पुलिस वाला जिसने एक व्यक्ति ने हत्या की है उसको पकड़ लेता है, तो को कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, यानी उस पुलिस वाले कोई अपराध नहीं किया। इस प्रकार एक जल्लाद, देखो आ गया वो, इस प्रकार एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है। ठीक है, आगे देखते हैं धारा 80। धारा 80 में क्या प्रावधान है, वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है। अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, पूरी सावधानी बरतते हुए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो अपराध नहीं कहलाएगी। ठीक है, दुर्घटना एक अच्छी प्रतिरक्षा है, किंतु यह अनेक अपवादों के अधीन है जो निम्न है। सबसे पहला है कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो। ठीक है, कोई भी आश नहीं रहा हो, इंटेंशन नहीं रहा हो कि हाँ मुझे नुकसान पहुंचाना है। कार्य विधिपूर्ण प्रकार और विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो। ठीक है, कोई भी इलीगल काम नहीं किया गया हो, विधिपूर्ण तरीके से किया गया हो। कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो। ठीक है, और कार्य विधिपूर्ण हो। ठीक है, ऐसा ना हो कोई आप इलीगल काम कर रहे हैं और उसमें आपने दुर्घटना होगा, फिर आप उसको बचाव मांग रहे हैं धारा 80 के तहत, तो वो उसमें आपको बचाव नहीं मिलेगा। अगली इसमें धारा है धारा 81। ठीक है, 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा से संबंधित है ये। ठीक है,
इसमें क्या है, इसमें ये केस हुआ था आर बनाम डडले एंड स्टीफन वाला का बाद। आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा के इसी साधारण अपवाद से ये संबंधित है, धारा 81। ठीक है, इस केस को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगला है इसमें धारा 82। धारा 82 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 7 वर्ष से अगर कम आयु का शिशु जिसमें अपनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती है या मतलब जो सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, ठीक है, एक बालक होता है तो उसमें कोई समझने की नहीं होती है, तो यहाँ पर ये भी संरक्षण प्रदान करती है धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए। धारा 83 है अगला। धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त है। ठीक है, अब इसमें धारा 83 में 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चे के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर भी आपको इस धारा के अंतर्गत संरक्षण मिल सकता है। अगला देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। विकृत चित्त मतलब अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई व्यक्ति जैसे पागलपन है या उसे इस तरीके से हम एक तरीके से समझ सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा वाद है, ठीक है, वो है मैकनॉटन वाद। ठीक है, आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। ठीक है, मैकनॉटन वाद, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 85, धारा 85 में क्या प्रावधान है, अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा यानी बचाव का प्रावधान करती है। ठीक है, मत्तता के आधार पर यानी कि किसी ने मत्तता जैसे एक तरीके से मान लो किसी ने शराब वगैरह ये पी ली हो तो उसके आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा का प्रावधान करती है। ठीक है, होश में नहीं है जो व्यक्ति उसके लिए। धारा 86 स्वैच्छिक मत्तता से संबंधित है ये। ठीक है, अगला देखते हैं धारा 87। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 रोमन विधि शास्त्री के प्रसिद्ध सूत्र वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वैच्छिक कार्य अपकृत्य नहीं है। ठीक है, स्वैच्छिक कार्य अपकृत्य नहीं है, ये धारा 87 हमें बताती है। धारा 87 के अंतर्गत सम्मति के लिए किए गए कार्य को प्रतिरक्षा का एक आधार माना गया है, किंतु ये बचाव इसी आधार में वर्णित है, निम्न अपवादों के अधीन है। ठीक है, सम्मति 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा की गई हो, कार्य से मृत्यु या घोर उपति कारित करना आश्रित ना हो, उपयुक्त की संभाव्यता का ज्ञान ना हो। ठीक है, तो ये तो है धारा 87 के अंतर्गत। अब धारा 94 देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के अंतर्गत क्या है, हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर, ठीक है, हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप करता है अपराध नहीं होगा। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा डिफेंस है। ठीक है, धारा 94 के अंतर्गत कि अगर हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप करता है अपराध नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें धारा 96 से 106 तक में व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है। सेल्फ डिफेंस के जो प्रावधान दिए गए हैं वो इसी में ही दिए गए हैं, धारा 96 से लेके 106 तक। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला हम पढ़ते हैं इसमें धारा 100 के अनुसार क्या दिया गया है इसमें प्रावधान। महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है। धारा 100 के तहत हमें ये अधिकार दिया गया है सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत। जब हमले के परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्त आशंका हो, ठीक है, हमला करेगा अगर कोई आप पर तो आपको मृत्यु की आशंका हो, उस दौरान आप किसी को मार देते हैं तो वहाँ पर आपको प्राइवेट सुरक्षा है। जब हमले से घोर उपहति कारित होने की युक्त आशंका हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ अगर ये मेरे ऊपर हमला करेगा तो इससे मृत्यु होने की आशंका है या बहुत ज़्यादा चोट लगने की आशंका है, तो आप अगर उस पर पलटवार करते हैं तो आपको यहाँ भी सेल्फ डिफेंस मिलेगा। बलात्संग के आश्रय से हमला, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर अगर बलात्संग के आश्रय से उसका इंटेंशन है कि हाँ उसको बलात्कार करना है, कुछ भी उसको पकड़ता है या उस पर हमला करता है, तो अगर वो उसको मतलब डिफेंस मिलेगा, सेल्फ डिफेंस मिलेगा इसको अगर वो कुछ करते हैं। प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया हमला, ठीक है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा को किया गया हमला है, ठीक है, तो उसको भी उसको सेल्फ डिफेंस है। सदोष परिरोध के लिए किया गया हमला, ठीक है, सदोष परिरोध के लिए
किया गया हमला जो होता है, ठीक है, कि किसी निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित करना, किसी को रोकना, ठीक है। तेज आव फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपति की युक्ति आशंका हो, ठीक है, तब भी वहाँ सेल्फ डिफेंस आपको मिल जाएगा धारा 100 के तहत। आगे बढ़ते हैं। धारा 103 के अनुसार क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है। जैसे कि आप क्या कोई लुटाई करता है, लूट, ठीक है, रात्रो गृह भेदन, ठीक है, नाइट जो होता है, ठीक है, रात्रो गृह रोधन भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि मतलब आग वाग लगाना, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका हो, ठीक है, तो आप उसके एवज में अगर किसी को अगर पीट देते हैं, पकड़ लेते हैं और उसको पीट देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको सेल्फ डिफेंस मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धारा 107 क्या कहती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेरण का अपराध उकसाने के द्वारा, साक्ष्य सहायता द्वारा तथा षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होता है। जयदेव बनाम स्टेटवाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 आ में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। आगे हम देखते हैं धारा 120। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है, ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र अगर कोई करता है तो, ठीक है। अगला है इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है, ठीक है, 120 बी में। तो 120 ए के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करता है, कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है, ठीक है। विनायक दामोदर दास सावरकर का बात जो था नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ये आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा हुआ केस है। अगला है इसमें धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय है, ठीक है। ये धारा किसके तहत है, 121 के तहत। अगला देखते हैं धारा 124 ए राजद्रोह को परिभाषित करती है, ठीक है, राजद्रोह के लिए परिभाषित करती है। राजद्रोह के अंतर्गत क्या है, जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अपमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। ये सेडिशन है, ठीक है, राजद्रोह। आगे देखते हैं धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है, ठीक है। धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव घटित होता है सामान्य उद्देश्य विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करता है, ठीक है। धारा 143 भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार 5 या इससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया बल प्रयोग या हिंसा बलवा का अपराध घटित करती है, ठीक है। इसे रोकने के लिए धारा 144 लगाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा, ठीक है। ये धारा 147 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 149। ये संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा ये है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया जाए, ठीक है। तो ये संयुक्त दायित्व के सिद्धांत है। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान
निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय में से किसी के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का प्रवर्तन करने को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 का में दंडित किया जाता है। ठीक है, 153 का में दंडित किया जाता है। इसमें 153 खा में क्या प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान या उपबंध का भारतीय दंड संहिता की धारा 153 का में किया गया है। जो कन्हैया कुमार और शैला राशिदा और उसमें उस पर जो लगे गए थे, इसी से संबंधित थे। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 154, 155 तथा 156 डांडिक विधि में प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार करती है। तो प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम आर बनाम हिंगिस 1730 के बाद में प्रतिपादित किया गया था। ये केस आप पढ़ लेना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। धारा 159 ये दंगा से को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर झगड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति। धारा 160 के अनुसार दंगा के अपराध के लिए 1 माह तक के कारावास या 100 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगला है धारा 170 के अंतर्गत लोक सेवक का प्रतिरूपण का एक अपराध है। लोक सेवक का प्रतिरूपण एक अपराध है। अगला है धारा 177 मिथ्या सूचना देने को भारतीय दंड संहिता में दंडित किया गया है। मिथ्या यानी कि इत्तला देना, यानी कोई गलत खबर देने पर 177 में अपराध घोषित किया गया है। धारा 186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। धारा 186 में 3 मास तक के कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। अगर कोई लोक सेवक कोई कार्य करता है तो उसके काम में अगर कोई विघ्न डालता है तो धारा 186 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। ठीक है, धारा 187 के अनुसार सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध होते हुए लोक सेवक को सहायता देने में लोभ करने वाला व्यक्ति 1 माह तक के सादा कारावास या 200 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। और देखते हैं धारा 191 और 92 क्या कहती है। मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय दंड संहिता की धारा 191 में परिभाषित है, जबकि धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गणना परिभाषित है। कोई भी मिथ्या साक्ष्य गणना के ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ भी गलत जानकारी देना। अगला देखते हैं धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार न्यायालय में झूठी गवाही देने के अभियुक्त व्यक्ति को 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगला है धारा 195 का मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देने अथवा उत्प्रेरित करने या प्रलोभन देने से संबंधित है। अगला है धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड। ठीक है, न्यायालय में जो मिथ्या दावा करने के लिए दंड है 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान करती है। अगला है धारा 228 ए। तो इसमें क्या प्रावधान है? बलात्संग या कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटन भारतीय दंड संहिता की धारा 228 का के अंतर्गत दंडनीय है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो उसकी पहचान नहीं बतानी चाहिए। अगर वो बताते हैं तो ये धारा 228 का के अंतर्गत दंडनीय है। अगला है धारा 268। तो ये लोक न्यूसेंस से संबंधित है। ठीक है, अगला है धारा 277। तो धारा 277 जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को कलुषित करने को दंडनीय बनाती है। धारा 277। ठीक है, तालाब वगैरह होते हैं तो उनमें अगर कुछ गंदा काम करता है तो। धारा 279 क्या है ये के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन से या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। ठीक है, धारा 279 के तहत ये प्रावधान किया गया है। अगला है धारा 292 अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि को दंडनीय बनाती है। ये हिकलीन का नियम से संबंधित है। ठीक है, अश्लील पुस्तकों का विक्रय आप नहीं कर सकते हैं सार्वजनिक स्थान पर, तो वो उसके बारे में ये बताती है धारा 292। अगला है धारा 299। धारा 299 जो है वो आपराधिक मानव वध।
यानी कल्पेबल होमिसाइड को परिभाषित करती है। ठीक है, आपराधिक मानव वध को, धारा 299। अगला है धारा 300। धारा 300 हत्या से यानी कि मर्डर से संबंधित है। धारा 300, धारा 300 से जुड़ा हुआ एक केस है आर बनाम गोविंदा। हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद है, इसको आप पढ़ लेना, बहुत ही बेहतरीन ये वाद है जिसमें अच्छे से ये समझाया गया है कि हत्या और मानव वध में अंतर क्या है। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद हत्या से संबंधित है। के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित है। ठीक है, तो ये केसेस हैं, उन पे आप पढ़ लेना। अगर मुझे समय होगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। अगला है धारा है 301। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 301 में अंतरित विद्वेष का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिसिस निहित है। ठीक है, धारा 302 के अनुसार जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, इसमें एक बात था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि मृत्युदंड विरले से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए, मतलब रेयर से रेयर केस में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, लेकिन आजीवन कारावास तो होता ही होता है। अगला है धारा 303। ठीक है, तो इसमें एक बात था मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया कि ये धारा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करती है। ठीक है, तो इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, किसे, धारा 303 को। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको एक बार और पढ़ लेना और वीडियो देख लेना तो अच्छा रहेगा। और यहाँ मैं सभी चीज़ें बता दूंगा जो इस भारतीय दंड संहिता से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं या जो बातें हैं। ठीक है, अगला इसमें है धारा 304A उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित है। ठीक है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित है। ठीक है, किसी की उपेक्षा करना और उसको मृत्यु कारित करना। अगला है इसमें धारा 304B यानी कि धारा 304 का, ये दहेज मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, दहेज की मांग करने पर अगर कोई मृत्यु हो जाती है तब, तो ये संबंधित है धारा 304B। धारा 304 जो खा है या बी है, आपराधिक विधिक संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये इसको भी ध्यान में रखना है हमें कि धारा 304B है वो मूल भारतीय दंड संहिता में था या इसे बाद में जोड़ा गया है, तो इसे हमें इसमें बाद में जोड़ा गया है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा। अगला है धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। ठीक है, आत्महत्या से संबंधित दुष्प्रेरण से संबंधित है। धारा 306 क्या है, ये आत्महत्या का दुष्प्रेरण से संबंधित है। ठीक है, धारा 306 दुष्प्रेरण समझते हैं। दुष्प्रेरण मतलब कोई भी ऐसा कोई भी काम जिसे उसे उकसाना या इस तरीके से कोई षड्यंत्र करना। ठीक है, धारा 307 क्या है, हत्या करने के प्रयत्न से संबंधित है। ठीक है, हत्या करने के प्रयत्न से। ठीक है, धारा 307 जुड़ी हुई है। धारा 308 आपराधिक मानव वध, धारा 308 है आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न से संबंधित है। ठीक है, अगला है धारा 309 आत्महत्या का करने का प्रयत्न से संबंधित है। ठीक है, इसके तहत सजा दी जाएगी अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है, धारा 309 के तहत। अगला है धारा 310, ये ठग को परिभाषित करती है। ठीक है, ठग जो होगा कौन होता है वो उसे परिभाषित करती है, धारा 310। धारा 312 गर्भपात कारित करने से संबंधित है। ठीक है, गर्भपात से संबंधित जो नियम है वो धारा 312 में दिए गए हैं। अगला है धारा 320 के अंतर्गत कुल 8 प्रकार की उपपत्ति को घोर उपपत्ति की श्रेणी में रखा गया है जो निम्नलिखित हैं। वो हैं पुनस्तत्वहरण, दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेदन, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेदन, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का स्थायी नाश या स्थायी ह्रास, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण,
अस्थि या दांत का भंग या विसंधान, कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ रहता है, तो उसे हम घोर उपहति कहते हैं। ठीक है, जिसका प्रावधान जो दिया गया है या जिसके बारे में जानकारी हमें दी गई है वो धारा 320 के तहत दी गई है कि घोर उपहति क्या होगी। अगला है धारा 323, स्वेच्छा उपहति कारित करने से दंड से संबंधित है। ये स्वेच्छा उपहति कारित करने से, ठीक है, धारा 323। अगला है धारा 325, स्वेच्छा घोर उपहति करने के दंड से संबंधित है। ठीक है, ये क्या क्या दंड हो सकता है ये। अगला है दंड विधि संशोधन अधिनियम, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता में धारा 326 ए अंता स्थापित की गई है। ठीक है, 326 ए क्या है, इसके बारे में दिया गया है कि ये स्वेच्छा तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध है। तो इसका प्रावधान जो दिया गया है 326 ए में दिया गया है और इसको कब जोड़ा गया था, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला है इसमें धारा 339 क्या है, तो ये सदोष अवरोध से संबंधित है। सदोष अवरोध क्या होता है, कि किसी दिशा में जाने से रोकना, किसी व्यक्ति को किसी दिशा में जाने से रोकना, वो सदोष अवरोध होता है। धारा 339 के तहत ये प्रावधान किया गया है। धारा 340 क्या है, तो धारा 340 है सदोष परिरोध, यानी किसी निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित करना या परे जाने से रोकना। ठीक है, कोई निश्चित सीमा निर्धारित कर गई है कि यहाँ से आप नहीं जाएंगे, तो वो सदोष परिरोध होता है, जिसका प्रावधान दिया गया है धारा 340 में। अगला है धारा 341, सदोष अवरोध के लिए 1 माह के कारावास या 500 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंड का प्रावधान करती है। ठीक है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 342 जो है सदोष परिरोध के लिए 1 वर्ष के कारावास या 1000 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंड का प्रावधान करती है। तो ठीक है, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध क्या है ये दे रखा है और उससे जुड़े हुए क्या प्रावधान है, दंड के प्रावधान वो भी दे रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 350 आपराधिक बल से संबंधित है। ठीक है, आपराधिक बल से। अगला है धारा 351 हमला से संबंधित है, असॉल्ट करना। ठीक है, हमला करना। अगला है धारा 359, धारा 359 के अंतर्गत है व्यपहरण यानी किडनैपिंग को 2 प्रकार का होता है, भारत में व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षता से व्यपहरण। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। धारा 360 व 361। ठीक है, धारा 360 भारत में से व्यपहरण तथा धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण से संबंधित है। भारत में से व्यपहरण, ठीक है, भारत में से व्यपहरण है वो 360 है और 361 है विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण। इससे जुड़ा हुआ है वरदराजन बनाम राज्य का बाद जो जुड़ा हुआ है भारतीय दंड संहिता की धारा 361 से संबंधित है, इसे आप पढ़ लेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 362 अपहरण एबडक्शन से संबंधित है। ठीक है, 362 अपहरण से संबंधित है। धारा 363 व्यपहरण के लिए दंड का प्रावधान करती है। ठीक है, धारा 363 ए जो वो है भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय का व्यपहरण या विकलांगीकरण से संबंधित है। ठीक है, किसी बच्चे की आँख फोड़ देना, हाथ तोड़ देना, इस तरीके से फिर उससे भीख मंगवाना, इससे जो संबंधित जो प्रावधान है धारा 363 का में है। धारा 364 हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण से संबंधित है। ठीक है, किसी व्यक्ति का अपहरण किया जाता है किस लिए कि उसको उसकी हत्या की जाए। ठीक है, तो धारा 364 के अंतर्गत इसका दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। धारा 364 का ये जो है फिरौती के लिए व्यपहरण के से संबंधित है। धारा 364 ए फिरौती के लिए। ठीक है, किसी व्यक्ति से किसी पैसे की मांग करना, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी मांगते हैं उसके लिए अपहरण करने जाते हैं, तो 364 का से संबंधित है ये। भारतीय दंड संहिता की धारा 366 बी या खा विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित है। ठीक है, 366 बी। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 जो है बलात्संग रेप से संबंधित है। ठीक है,
धारा 375 बलात् संघ से संबंधित है। धारा 376 बलात् संघ के लिए दंड का प्रावधान करती है। ठीक है, धारा 376 जो परिभाषा दी गई है, जो बात कही गई है बलात् संघ की या रेप की, तो वो है 375 और दंड का जो प्रावधान किया गया है वो 376 में। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376D में सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप के लिए सजा निहित की गई है। ठीक है, वो कब किस में की गई है? 376D में। ये भी एक महत्वपूर्ण धारा है। अगला है, ठीक है, हाँ, 376D से जुड़ा हुआ जो एक केस था तुकाराम बनाम राज्य मथुराबाद बलात् संघ से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है, उसको देख लेंगे। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 377। ये क्या है? प्रकृति विरुद्ध अपराध से संबंधित है। ठीक है, 377 जो है, तो इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी के बाद में ये अभिनिर्धारित किया है कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषारोपित नहीं की जा सकती है। ठीक है, इस केस में धारा 377 के केस में। अगला है धारा 378 के अनुसार चोरी के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, उसमें तत्व दिए गए हैं धारा 378 में। चोरी के कोई चल संपत्ति हो, यह किसी के कब्जे में हो, उसके कब्जे से बिना उसकी सहमति के बेईमानी से लेने के लिए ऐसे लेने हेतु हटाई जाए। ठीक है, तो वो चोरी कहलाई जाएगी। ठीक है, धारा 379 क्या कह रही है? में चोरी के लिए दंड का प्रावधान करती है धारा 379। ठीक है, धारा 379 के अनुसार चोरी के अपराध के लिए 3 वर्ष के कारावास या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, 379 के तहत 3 वर्ष का कारावास रहेगा और जुर्माना भी होगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगला है धारा 383 में उद्यापन एक्सटॉर्शन परिभाषित है। ठीक है, उद्यापन एक्सटॉर्शन देना। ठीक है, तो ये परिभाषित है 383 में। धारा 387 का संबंध किससे है? उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपति के लिए भय में डालना है। ठीक है, तो ये है किसी व्यक्ति को उद्यापन करना या किसी को एक्सटॉर्शन, यानी कि जैसे तमंचे के बल पे या किसी को बंदूक के बल पे उससे कहना, पैसे लेना उससे या इस तरीके से, तो मृत्यु या घोर उपति के भय में डालना, ये 387 से संबंधित है। धारा 390 में लूट परिभाषित है। इसके अनुसार सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। ठीक है, ठीक है, लूट में चोरी भी हो सकती है, उद्यापन भी हो सकता है, लेकिन लूट धारा 390 में परिभाषित है। लूट का अपराध अकेले एक व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है, धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है। डकैती का अपराध घटित करने के लिए कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, अगर एक व्यक्ति करता है या कुछ करता है तो वो चोरी भी हो सकती है, उद्यापन भी हो सकता है और लूट भी हो सकती है, लेकिन डकैती के लिए प्रावधान दिया गया है कि कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए डकैती के लिए, तब डकैती का अपराध घटित होगा। ये ठीक है, धारा 391 में क्या है? धारा 392 लूट के लिए दंड 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान करती है। यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किया जाए तो कारावास 14 वर्ष तक का हो सकेगा। ठीक है, ये भी प्रावधान इसमें दिया गया है धारा 392 में। धारा 393 में क्या कहा गया है? कि अंतर्गत लूट कारित करने का प्रयत्न दंडनीय है। ठीक है, धारा 395 डकैती के लिए दंड आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना का प्रावधान करती है धारा 395। धारा 396 हत्या सहित डकैती से संबंधित है। धारा 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना 10 वर्ष तक के कठिन कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। धारा 399। धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, ठीक है, से संबंधित है। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग यानी कि डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, धारा 403 में प्रावधान है। धारा 405 आपराधिक न्यायभंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से संबंधित है। आपराधिक न्यायभंग से संबंधित है धारा 405। धारा 415 छल यानी कि चीटिंग को परिभाषित करती है। आपने छल किया है, ठीक है, तो वो चीटिंग उसको परिभाषित करती है धारा 415। धारा 417 छल के लिए दंड 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान करती है। ठीक है, धारा 417।
धारा 425 रिश्ती मिसचीफ को परिभाषित करती है, रिश्ती को परिभाषित करती है। ठीक है, धारा 425। धारा 441 आपराधिक अतिचार क्रिमिनल ट्रेसपास से संबंधित है। ठीक है, धारा 442 गृह अतिचार हाउस ट्रेसपास से संबंधित है, गृह अतिचार करना। ठीक है, धारा 445 गृह भेदन हाउस ब्रेकिंग से संबंधित है, गृह भेदन रात के लिए कोमिल वोमिल गाँव में कहते हैं, कोमिल लगाना, तो उसको गृह भेदन कहते हैं। और धारा 446 रात्रो गृह भेदन होता है, जो रात्रि में यानी कि रात में करा जाए, हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट संबंधित है धारा 446। धारा 463 में कूट रचना फौर्जरी की परिभाषा दी गई है। ठीक है, कूट रचना करना। धारा 464 मिथ्या दस्तावेज रचना संबंधी अपराध का प्रावधान करती है। ठीक है, कोई भी दस्तावेज मिथ्या, कोई भी गलत दस्तावेज लेके, ठीक है, काम करना। धारा 494 भारतीय दंड संहिता की धारा 494 द्विविवाह यानी वाइगेमी के लिए दंड 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना का प्रावधान करती है। धारा 494। धारा 494 सभी हिंदुओं, ईसाइयों तथा पारसियों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किंतु मुसलमानों में केवल मुस्लिम स्त्रियों पर लागू होती है, मुस्लिम पुरुषों पर लागू नहीं होती है। ठीक है, ये धारा 494 का एक विशेष है, क्योंकि बाइगोमी मतलब द्विविवाह का मतलब है हिंदुओं में भी वर्जित है, ईसाइयों में और पारसियों में भी, लेकिन मुस्लिमों में 4 शादी की अनुमति दी गई है। तो बाइगोमी से संबंधित है द्विविवाह से धारा 494। धारा 497 ये एक महत्वपूर्ण धारा है, इस पर विशेष तौर से आपको सभी को ध्यान देना है कि भी अभी इसी में संशोधन हुआ है। धारा 497 यानी कि जार कर्म एडल्टरी को परिभाषित करती है। ठीक है, एडल्टरी क्या होता है कि किसी भी औरत के साथ आप उसके पति की सहमति या उसकी सहमति के बिना अगर कोई संबंध बनाते हैं तो उसके लिए आपको 5 साल की सज़ा तथा जुर्माना का प्रावधान था, लेकिन अब इस 5 साल की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान को हटा दिया गया है। ठीक है, धारा 497 जार कर्म यानी कि अडल्टरी, तो इसीलिए इस धारा को अगर आपको कोई और सोर्स मिल जाए इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें क्या क्या नए प्रावधान जोड़े गए हैं, क्या क्या हटाए गए हैं, वो सारी चीज़ आपको एकदम से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, धारा 498 ए क्या है, तो इसमें किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता के विषय में प्रावधान किया गया है। क्रूरता यानी कि मारपीट वगैरह करते हैं या उसे परेशान करते हैं, तो ये सब जो है धारा 498 ए के अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए दहेज मृत्यु के मामले रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है। धारा 498। अगला है इसमें धारा 499 जो है वो मानहानि से संबंधित है, डिफेमेशन। ठीक है, मानहानि से संबंधित है धारा 499। धारा 499 में परिभाषित मानहानि के अपराध के कुल 10 अपवाद भी दिए गए हैं। ठीक है, इसे डिटेल में पढ़ लेना। धारा 500 मानहानि के दंड, धारा 500 यानी 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों में से दिया गया है। ठीक है, इसमें दंड का प्रावधान किया गया है मानहानि से संबंधित। लास्ट जो हमारी ये होगी भारतीय दंड संहिता की धारा वो होगी 511। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में आपराधिक प्रयत्न के अपराध को वर्णित किया गया है। आपराधिक प्रयत्न के अपराध को वर्णित किया गया है। अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य आपराधिक प्रयत्न का एक महत्वपूर्ण निदर्शकवाद है, यानी कि लीडिंग केस है, इसे आप देख लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको जो भी महत्वपूर्ण धाराएं थीं भारतीय दंड संहिता से संबंधित वो सारी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, उसको थोड़ा सा डिटेल में भी लेने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है कि यूपीएसआई वगैरह और बहुत अन्य जो लीगल एग्ज़ाम्स हैं उनसे जुड़े हुए कुछ जो बेसिक जो नॉलेज है वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम में मूल विधि आती है तो उसमें तो आपके लिए ये वीडियो ही सफिशिएंट है, अलग से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों गुड लक फॉर यूपीएसआई एग्ज़ाम और धन्यवाद। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में
कमेंट कर सकते हैं मुझे कुछ भी पूछने के लिए। धन्यवाद।